नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MS बेवा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले लखन भारती जी इंटरव्यू के बारे में। तो दोस्तों आज हम उनका लेने वाले हैं इंटरव्यू। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करके बताएँ वीडियो कैसे लगा। और दोस्तों एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, अगर जिस भाई को लखन भारती जब कोई बात पूछनी हो या जानकारी चाहिए वो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं किसी भी बात को। और इसके ऊपर कोई वीडियो बनानी हो लखन भारती जी के बारे में तो हमें रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं। मतलब नाम तो हम ले ही नहीं सकते, लेकिन हमसे पापा लगे हुए हैं। हालांकि मैं 8 साल का था जब से मैं इनके गाने सुन रहा हूँ। 8 साल का था तो बड़े भैया बहुत सुनते हैं इनके गाने, लेकिन हमने देखा तो आज उनसे मिलने हम आ गए। मतलब इनके लड़के हैं आशीष भाई, उनसे बात हुई हमारी तो कांटेक्ट बैठा हम इधर आ गए। चलो पूछते हैं इनसे। सर आपका सफ़र कैसे चालू हुआ? म्यूजिक संगीत की अगर बात करें तो संगीत यूँ तो विरासत में मिला है मुझे। 94 में फर्स्ट टाइम मेरे एक रिश्तेदार मित्र के ज़रिए सवाई माधोपुर में केदार जी वर्मा है, उनके माध्यम से मुझे प्रेरणा मिली ऑडियो कैसेट पे गाने के लिए। और उनकी मेहनत से उस समय मेरा बचपन था, मैं मुश्किल से कोई 13 साल 14 साल की उम्र रही होगी मेरी। वो मुझे यहाँ से जयपुर तक ले जाया करते और वहाँ से कैसे होता था क्या होता था मुझे नहीं था पता, लेकिन वो जानते और वो मुझे वहाँ ले करके जाते, फिर वो रिकॉर्ड करते वहाँ पे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, जब फर्स्ट टाइम गया तो अजीब लग रहा था, सब कुछ अजीब देख रहा था। मैं जयपुर को पहली बार देख रहा था मेरे लाइफ, क्योंकि मैं एक गांव का और किसान का बेटा हूँ, तो हमें उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। एजुकेशन के साथ साथ उनके ज़रिए मैं वहाँ तक पहुँचा। वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने जयपुर आदर्श नगर में एक स्टूडियो किंग के नाम से स्टूडियो, तो उनके यहाँ पे मेरी पहली कैसेट कबीर भजन माला के नाम से निर्गुण भजन, क्योंकि मैं उस जमाने सॉन्ग है याद आपको उसमें से? उसमें भजन था तू तो हीरा सो जन्म गमायो भजन बिना बावर कबीर साहिब जी के भजन थे सारे। और निर्गुण कबीर साहिब के अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं था। उस हिसाब से मेरी शुरुआत रही। उसके बाद एक दो दूसरे एल्बम मैंने रिकॉर्ड किए पर्सनल, नहीं उसी कंपनी के माध्यम से। पहली जो कैसेट कंपनी थी वो DR कैसेट के माध्यम से थी। फिर उनके यहाँ रिकॉर्डिंग करने के बाद राजस्थान की प्रतिष्ठित कंपनी थी शंकर सीरीज। शंकर सीरीज में मैंने बहुत सारे एल्बम गाए और उनके लिए एक लंबे समय तक मैं अनुबंध पर काम किया। काफ़ी समय हो गया। हाँ, उनके साथ मैंने सैकड़ों से ज़्यादा एल्बम रिकॉर्ड किए। वहाँ से मैंने इंद्रगढ़ माता जी, बरवाड़ा माता जी, इनका दूसरे स्टेप पर मैंने 1995 में भजनों का एल्बम गाया। वो एल्बम भी बहुत ज़्यादा सफलता मिली उसको, बहुत अपार सफलता। एक्चुअली मैं मतलब 8-9 साल का हूँ। उस टाइम मैंने आपका नाम सुना था, देखा भी नहीं था। बड़े भैया हैं मुझसे, इनसे बड़े हैं मतलब एक और। तो वो आपके ज़्यादातर गाड़ी चलाते थे, ज़्यादातर आप भी गाने सुनते थे। बहुत सारे राजस्थानी लोकगीत मैंने गाए थे, तो वो ज़्यादातर वही गाने सुनते थे। लेकिन मुझे शौक चढ़ा था उस टाइम, मेरा काम DJ काम था, तो मुझे शौक था गाने मिक्सिंग करने का। लग रहा था खाली बैठा। लेकिन जब राजस्थान भैया से कॉन्टेक्ट हुआ, हालांकि 1 साल हुआ है कॉन्टेक्ट हुए, ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब बड़ा घर है इधर कपड़ नहीं गए, लेकिन पता चलता है कि किसी आदमी के पीछे किसी का हाथ होता है। हाँ बिल्कुल श्योर, कहीं न कहीं से कोई न कोई सोर्स मिलता है उसको, तो कहीं न कहीं विशेष है कि मैं इस चीज़ की जो मूल बातें हैं उनमें बहुत सारे मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद, और विशेष तौर से केदार जी मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वो दिशा दी। तो जिस व्यक्ति से हम, चाहे वो किसी भी उम्र हो, चाहे कितनी भी उसकी उम्र हो, जिस व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, स्वतः ही वो आपका गुरु बन जाता है। तो
मैं उस चीज़ को कभी नहीं नकार सकता। उनके माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद मेरा एजुकेशन चलता रहा। फिर मैंने अपना पूरा टाइम म्यूजिक को देना शुरू किया। मैंने प्रयाग संगीत समिति की इलाहाबाद से म्यूजिक का डिप्लोमा किया, कोर्स किया। फिर राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर किशन कौल बाज़ार में म्यूजिक कॉलेज है, उसका स्टूडेंट रहा मैं। वहाँ से मुझे शिक्षा दीक्षा मिली। और दूसरा बात, फैमिली में कौन कौन है? परिवार में अगर गाने की बात करें तो मेरे पिताजी गाया करते थे इससे पहले जी। और मैं एक संत परिवार से हूँ। मेरे परिवार में मैं जब बचपन रहा मेरा तो आए दिन घर पे संत महात्माओं का आना जाना रहता था और उनकी जो सेवा करने की, उनकी चाकरी बजाने की जिम्मेदारी मुझे दी जाती। बड़े आप उस नहीं, मेरे से बड़े भाई मेरे से बड़े भाई साहब हैं, वो भी गाते बजाते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी भी गाते हैं। और मैं उनसे छोटा हूँ। 3 सिस्टर है, मेरे से बड़ी है 3, 2 मेरे से छोटे। मेरी पर्सनल फैमिली की बात करें तो मेरे 2 बेटे हैं, आशीष भारती, विशाल भारती। 2 बेटियाँ मैंने परमात्मा से ज़बरदस्ती जिद्दी करके ली। सिस्टर ज़बरदस्ती लिया? हाँ। और इस तरीके से मेरी माता राम बुजुर्ग है। पिताजी 2007 में चले गए। मैं एक ऐसा अभागा इंसान हूँ जिसने सन 2007 में गुरु और पिता दोनों का साया एक साथ खोया है। वो साल मेरे लिए बहुत हार्ड निकला हुआ, बहुत दुखी, कष्ट पहुंचाने वाली रही, लेकिन विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। मैंने कुछ मतलब शायद 18 में आपने सॉन्ग निकाला था, सेल्फी ले मेरा गाना सेल्फी ले। हाँ, 2018 में राजस्थान म्यूजिक टॉप के द्वारा मेरे को प्रकाश माली जी ने मैसेज किया। उन्होंने कहा सर आप मेरे लिए मेरे चैनल के लिए कुछ सॉन्ग रिकॉर्ड करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने उनके लिए रिकॉर्ड किए। वो सॉन्ग क्या है, एक्चुअली हमारे इधर यात्रा जाती है हमारे यहाँ से, वो सॉन्ग बहुत चला था हमारे यहाँ। तो वो सॉन्ग उस टाइम मैंने मिक्स किया था, तो आशीष भैया का फोन आया था मेरे पास, ध्यान दिया मेरे कुछ सॉन्ग और मिक्स कराने। एक्चुअली वो सॉन्ग इतना वायरल हो गया था हमारे उस एरिया में, जो भी यात्रा जाती है उसमें हर सॉन्ग चलना, मतलब 2 किलोमीटर चली गाड़ी फिर वही सॉन्ग रिपीट होना, मतलब इतना पॉपुलर हो गया था वो सॉन्ग, बहुत अच्छा था। वो समय के हिसाब से था, नया ज़माना मॉडर्न ज़माने में। और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जब मेरा म्यूजिक का फर्स्ट स्टेप था, उस ज़माने में राजस्थान प्रदेश में बहुत कम गायक थे, बहुत कम थे। अब पूर्वी राजस्थान से तो खाली था पूरा मामला, कुछ भी नहीं था। उस समय जो मेरे ज़माने में, उस ज़माने में जो गायक रहे उनमें से अधिकांश लोग दुनिया से चले गए और कुछ लोग जो बचे वो लोग मार्केट से बाहर हो गए। मार्केट से बाहर रीजन प्रकृति परिवर्तन चाहती है। आपको प्रकृति के अनुसार परिवर्तित करना पड़ेगा। आपके अनुसार समय की प्रकृति आपके अनुसार नहीं चलेगी। और आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया तो प्रकृति अपना रास्ता स्वयं निकालती है। ये पक्की बात है। तो समय के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने आप को मॉडिफाई किया, अपने आप को बदल लिया, वो आदमी लॉन्ग टाइम चलता है। मैंने प्रयास किया, जब मेरी शुरुआत थी 1994-95 में, वो ज़माना और था। उस ज़माने में हारमोनियम, ढोलक, मजीरे, खड़ताल, इन साज़ों पे हम गाया करते थे। और प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम बहुत सिंपल तरीके से होते थे। बस एक डुका की मशीन होती थी, 60 वाट, 100 वाट, 80 वाट 60 वाट मशीन, 2 माइक। हाँ, उसमें एक भोंपू होता था, उसको किसी नीम के पेड़ में लगा दिया और वहाँ से जैसे 2 लगा दिए तो एक इस वाले गांव की तरफ एक अपनी तरफ आवाज़ करेगा, एक इस वाले गांव की तरफ, दोनों तरफ उसकी आवाज़ आ जाएगी। और नीचे एक ही माइक होता था,
एक माइक उस एक माइक पे ही सब लोग मंडली बना करके गाते हैं। मतलब गोल घेरा बना के। हाँ, लेकिन आनंद आता था। लोग क्या करते हैं, मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और एक कल्चर है, हमारी भारतीय संस्कृति है, वो सारे वर्ल्ड में, सारे संसार में हमारी संस्कृति अविस्मरणीय है, अविरल है और लंबे समय से, आदिकाल से अनंत काल तक चलती है। हम हमारी संस्कृति के कुछ मेरे भाई गायक बंधु हैं, वो उन चीज़ों को हमारी संस्कृति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। मेरे को भी फील होता है। जो सभी जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे से तो ज़्यादा गुणी हैं सभी लोग, मेरे से ज़्यादा समझते हैं सभी लोग। और वो लोग कर रहे हैं तो मैं इसलिए चुप हो जाता हूँ कि शायद वो लोग कर रहे हैं तो वो अच्छा ही कर रहे होंगे। बाकी मेरी सोच ये होती है, मैं व्यक्तिगत जाता हूँ कि हम किसी भी प्रकार का संगीत गाने के माध्यम से या कविता के माध्यम से या स्पीच के माध्यम से या किसी भी प्रकार के कोई ऐसे स्टेटमेंट जारी नहीं करें, सही बात, जिससे मानव मात्र को या हमारी संस्कृति को या भारत की छवि को नुकसान नहीं पहुँचे। हम हमारी संस्कृति, हमारे देश की छवि को बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। अब ये लोग कई बार ऑपरेशन महों में उठ चुका है, अलग शूटिंग करने आते हैं ये लोग मैरथॉन वगैरह में, लेकिन मैरथॉन वाले वो तो मना कर देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं पैसे देते हैं आपको, आप शूटिंग करने को मना करते हो। हालांकि 2 बार पुलिस आके मना कर दिया है। और लॉकडाउन में शूटिंग चली थी अभी, फिर भी मना कर दिया। और ये लोग बाहर जाके मतलब को गाँव वगैरह में जाके इस तरह की शूटिंग करते हैं। देखो, यहाँ नहीं, जो आदमी जिसको कोई किसी प्रकार का काम करना है, वो आप कितने समय उसे रोक पाए। सही बात है, वो उसकी बुद्धि पर, उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो कितना संदेश समाज को देना चाहता है। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से मैं भी आहत हूँ कि हमारा जो ग्रामीण संगीत है, मूल रूप से मैं पूर्वी राजस्थान में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी उसी परिक्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, उसी मिट्टी में मैंने जन्म लिया, जहाँ से हमारे यहाँ मूल रूप से मीणावाटी, गुजरवाटी, ये 2 तरीके की शैली अधिकांशतः चलती है। कहीं न कहीं बहुत सुंदर शैली थी, लेकिन आपके जो सिंगर ने उनको बिगाड़ दिया है। आपके हैं अलग, पहले भी है, रामधन गुजर है, ऐसे नरेश है, उनको बिगाड़ चुके हैं सारे। वो उन लोगों की सोच है कि वो किस तरीके से मैं अगर किसी प्रकार की कोई रचना गाता हूँ जी, मैं स्टूडियो में गा रहा हूँ, वहाँ पे आप सब लोग वहाँ पे नहीं होते, ना मीडिया होता वहाँ पे, ना पब्लिक होती, हम लोग क्लोज होते हैं। अब हम वहाँ पे क्या गा रहे हैं, क्या नहीं गा रहे हैं, आपको एक अंधेरे घर में बंद कर दिया, अब आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या पता ये पता नहीं चलेगा। अगर उस कमरे में CCTV कैमरा लगा हुआ है तो हमें पता चलेगा कि आपने क्या किया, लेकिन फिर भी ऑडियो नहीं आएगा इसमें, कैमरे फिर भी ऑडियो नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से हमारी वहाँ जो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हमने वहाँ क्या किया, वो पब्लिक में आना होता है। पहली बात तो वहाँ मीडिया नहीं होती है, वो मतलब 2-3 तो वो पेड ऑर्गन सिंगर, इंस्ट्रूमेंट वाले सिंगर और रिकॉर्डिंग ऑपरेटर, बस 4 लोग होते हैं। बाकी लोगों को नॉट अलाउड होते हैं वहाँ पर। लेकिन वो चीज़ जो कर रहे हैं वो बाहर आनी, इस चीज़ को, उस संबंधित गायक को इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि जो मैं स्टूडियो के अंदर गा रहा हूँ कल बाहर आए, उसका प्लेटफॉर्म पब्लिक है, वहाँ पे आनी। इसलिए हमें सभी कलाकार भाइयों से मेरी तो यही आशा रहती है कि सभी लोग इस तरीके की रचना जो हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे क्षेत्र की छवि को, हमारे ग्रामीण जो परंपराएं हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाए और एक सही दिशा में आप ये मैसेज इसी के द्वारा फैलाएं, क्योंकि जो पब्लिक है वो समझ जाए एक बार में। देखिए, मैं बड़ा
निर्भीकता से इस बात को बोलूँगा। और यूँ सारे कलाकार गुणी हैं, कहीं न कहीं प्रकृति ने, माँ सरस्वती ने उनको एक विशेष बात दे करके भेजा है, उनको एक जिम्मेदारी दे करके भेजा है। वो मैं आशा करता हूँ अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और सभी कलाकार सज्जन इस तरीके की किसी भी रचना को सोशल मीडिया पर नहीं लाएं, जिससे हमारे क्षेत्र की, हमारे राजस्थान की, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति और हमारी परंपराएं, उन चीज़ों को नुकसान हो। ऐसी चीज़ों को तवज्जो दें, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा जुबान पर लाएं, ज़्यादा आवाज़ दें, जिनसे हमारी परंपराएं जीवंत बनाए रख सकें, जिनसे भारतवर्ष की छवि को और बढ़ा सकें और जिससे हम रंगीला राजस्थान को सुरीलो राजस्थान ये अभी इन्होंने अभी चैनल बनाया है ना सुरीलो राजस्थान में, मतलब ध्यान आया है उन्होंने उसको, हालांकि उसकी मैं लिंक आपको चैनल में डाल दूंगा, मादा के सब्सक्राइब कर लेना। MS मेहवा चैनल यूट्यूब पर आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से दिशा निर्देश करें आगे किस टाइप का आपको म्यूजिक चाहिए या फिर जो भी चाहिए, जिस तरीके की बातें आपको, कविता या भजन या फोक सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग, वो सारी चीज़ें आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और MS मेहवा चैनल, उस पे आप ये सारी बातें जान सकते हैं। जयराम जी की नमस्कार, वंदे मातरम।